हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आप लोग देखते होंगे IE1, IE2 इस तरह का जो लिखा रहता है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, राइट। तो जो आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफाइन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने कहा था आपको द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट के गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, राइट। बात समझ में आया। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द minimum amount of energy required to remove an electron from a gaseous atom in its ground state. Thus, ionization energy for an element X is the energy required to carry out the reaction. यहाँ पे देख लीजिए, आप एक एलिमेंट है जो X नाम का एलिमेंट है। इस X नाम के एलिमेंट को सबसे पहले मैंने गैसियस एटम में कन्वर्ट किया और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, तो वो X प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे सोडियम होता है तो सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो सोडियम को पहले गैसियस स्टेट में ले जाएंगे और गैसियस स्टेट में ले जाने के बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ पर एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि ये देख लीजिए, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, हीलियम, नियन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरान, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम, आर्गन, जिंक, गैलियम, ये सारा एलिमेंट जो है इधर आप देख लीजिए, ये सब के सब जो है नीचे में एटॉमिक नंबर 0 से 20, 40, 60, 80, मतलब मास नंबर आप समझिए। इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। द वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थ्रू द पीरियोडिक टेबल। अब किस तरह से वेरिएशन हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इस पेज को बहुत ही ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि यही जो पेज है इसमें हम लोगों को डिस्क्राइब होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एटॉमिक प्रॉपर्टी। Ionization energy is an atomic property which is shown by the atoms of all the elements. The magnitude of ionization energy is a measure of the effort required to force an atom to give up an electron, or of how tightly the electron is held in the atom. The higher the ionization energy, the more difficult it is to remove the electron. With the help of this property, a number of other properties of the elements like reducing power, metallic character, etc. can be explained. तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है। जैसे एटॉमिक नंबर उस एटॉमिक फंक्शंस एटॉमिक प्रॉपर्टी है, उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वह इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट से उतना टाइटली बंधा हुआ है। बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है तो वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ उतना टाइटली बॉन्डेड है। समझ में आया। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन से टाइटली बंधे हुए इसी से खाली यही नहीं बताता, ये हमें रिड्यूसिंग पावर की जानकारी देता है, मेटेलिक कैरेक्टर की जानकारी देता है, कितना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है उसकी जानकारी देता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। क्यों इसको कहा जाता है मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब हो गया यहाँ पे वोल्टेज, कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है उसमें से एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से रिमूव करने। कहने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल सिंस इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट टू गेट अ गैसियस कैटायन। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको गैसियस एटम में ले जाएंगे। गैसियस एटम में ले जाने के बाद उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो लूजली बॉन्ड है, टाइटली बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट, बट द इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली बॉन्ड विद द न्यूक्लियस इट कैन बी रिमूव्ड इजीली। सो दैट्स व्हाई हियर इट्स रिटन रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट टू गेट अ गैसियस कैटायन। और उसके बाद जो आपको मिलेगा, जैसे सोडियम
को सॉलिड से सोडियम गैसियस ले गए और सोडियम गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वह एलिमेंट सोडियम प्लस जो है वो भी गैसियस कैटायन है. Since in the gaseous phase the atom and ion are isolated from all external influences. कहने का मतलब जब भी कोई गैसियस एटम में जो एलिमेंट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाला जा सकता है. गैसियस एटम, इस बात को याद रखना. सिंस द गैसियस फेज द एटम एंड द आयन आर आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज एग्जैक्टली द एनर्जी with which the atom binds its electron. क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या है? इट इज़ एग्जैक्टली द एनर्जी विथ विच द एटम बाइंड्स इट इलेक्ट्रॉन. लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ये वो एनर्जी है जिस कारण से वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ बाइंडेड है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, राइट? The ionization energy is exactly the energy with which the atom binds its electron. It therefore gives a quantitative measure of the stability of the isolated atom. Ionization energies are usually expressed in electron volts. छोटा e और कैपिटल V के रूप में इसको जनरली एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर किलो जूल पर मोल, जिसको kJ/mol इनवर्स किलो जूल पर मोल, और किलो कैलोरीज पर मोल. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कोई पूछेगा, ये जनरली क्वेश्चंस आते हैं जेई में भी और नीट में भी, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना किलो कैलोरी होता है. तो देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो ये सब पर मोल हो जाएंगे, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 96.48 किलो जूल या फिर 23.06 किलो कैलोरी. ये एटम इन्वर्स में है इसलिए यहाँ पर मोल इन्वर्स में है, लेकिन याद रखना आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.48 किलो जूल. यहाँ पे एटम पर एटम है तो पर मोल 23.06 किलो कैलोरी पर मोल. वैल्यूज़ फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर शोन इन दिस टेबल. अब देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी किलो जूल में, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है kilojoule per mole of the represented elements are shown in this table. First and higher ionization energy in electron volt of the representative elements. पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट है. तो ये आप हाइड्रोजन से लेकर के यहाँ आर्गन तक देखिए, जिसमें से देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको निकाल करके 3-4 इलेक्ट्रॉन सबको निकाला. इसका हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो. चलो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया. अब देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, हीलियम का 24.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड के लिए 54.51 किलो कैलोरी. देख लीजिए यहाँ पे दीजिए किलो जूल पर मोल सेकेंड एलिमेंट के लिए, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो ये सारे एलिमेंट, जैसे लिथियम का देख लीजिए, फर्स्ट IE1, IE2, IE3, बेरिलियम का IE1, IE2, IE3. IE का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के कुछ, जैसे आपने यहाँ तक लिया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड का आपने लिया. अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ का है. पोटाशियम, कैल्शियम, गैलियम, राइट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटाशियम, कैल्शियम, गैलियम. उसके बाद ये हो गया कौन सा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ये, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी. ये हो गया हमारा कौन सा एलिमेंट? सेलेनियम. ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया क्रिप्टन. सबका IE1, IE2, IE3 ले लिया स्क्रीनशॉट. अब जो है लास्ट पीरियड, इसका भी ले लीजिए, सीजियम और ये सारा आपने अभी देखा कि किसी भी एलिमेंट का IE1 का वैल्यू कितना होगा, IE2 का वैल्यू कितना होगा, IE3 का. टू कन्वर्ट टू किलो जूल पर मोल मल्टीप्लाई बाय 96,485. अगर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हुए हैं और उनको अगर हमें किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को 96,485 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अब आ जाइए आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स. ये क्या होता है? व्हाट डज इट मीन?
For a many electron atom, the amount of energy required to remove the first electron from the atom in the ground state. सबसे पहले आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो निकालें तो पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया आपको, अगर वो सॉलिड में है या लिक्विड में, अगर गैसियस में है देन इट्स वेल एंड गुड. इफ इट इज़ नॉट इन द गैसियस स्टेट देन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट एलिमेंट इनटू द गैसियस स्टेट. For many electron atom, the amount of energy required to remove the first electron from the atom in the ground state. तो ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब क्या, वो न्यूट्रल जो एटम, जैसे सोडियम, तो सोडियम न्यूट्रल है, सोडियम प्लस जो है वो उसका गैसेस स्टेट में से निकला. तो सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टेट एटम लेना है. जैसे यहाँ पे देख लीजिए Xg इज इक्वल टू एक्स प्लस जी प्लस इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब ये गैसेस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन दिया इन लोगों को, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला जो बाहर आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1.30 में दिया गया है. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 इन इक्वेशन 1.30. ये जो इक्वेशन है ऊपर में Xg इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन x रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम ऑफ एनी एलिमेंट, E is an electron and G denotes the gaseous state. Unlike an atom in the condensed phase like liquid and solid, an atom in the gaseous phase is virtually uninfluenced by its neighbors. The second ionization energy and the third ionization energy are showing in the following. देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप एनर्जी दोगे तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे, क्योंकि विदाउट पेइंग एन एनर्जी यू कांट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. So if you are removing an electron or two electrons or third electrons, it converts into IE1, IE2 or IE3. You can see here as I have shown you in that first equation 1.30 that energy plus Xg, ये जो energy मैंने दिया उस एलिमेंट को गैसेस स्टेट में होने के बाद उसको मैंने एनर्जी दिया, तब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर वापस एनर्जी दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर वापस एनर्जी दिया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला. ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो पैटर्न है ना, the pattern continuous for the removal of subsequent electrons. ये पैटर्न ही हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है या दो इलेक्ट्रॉन निकालना है या तीन इलेक्ट्रॉन, यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे. राइट नाउ आफ्टर एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम द रिपल्शन अमॉन्ग द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज. सबसे पहले आप समझिए कि गैसियस एटम से जब जैसे ही मैंने उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकाला, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया. तो इलेक्ट्रॉन जैसे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता था, याद है आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे बीच में जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स करते हैं, और न्यूक्लियर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स करते हैं. तो यहाँ पे वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो ये जो रिपल्सन हो रहा था ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो घटने लगेगा. तो रिमूवल ऑफ अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगली चार्ज पॉजिटिव गैसियस आयन दैट इज X प्लस आयन नीड्स मोर एनर्जी देन फॉर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन and the electron is greater than between the neutral atom and the electron. Similarly, removal of a third electron from the ion is even more difficult. Thus, ionization energy always increases in the following order. देखो जनरली जो होता है, आप खुद सोच लो, जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट, जैसे सोडियम एलिमेंट हम लोग लेते हैं, ठीक है, सोडियम एलिमेंट में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे. लास्टली जो इलेक्ट्रॉन था 3s1 वाला, वो न्यूक्लियर के साथ अपना न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के साथ बाइंडेड था, और वो 2p6 के साथ जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो रहा था. राइट, तो अब क्या हुआ, मैंने उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट किया और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सोडियम प्लस हो गया. अब सोडियम प्लस मतलब वन आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. अब मुझे उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या करूँगा, अब जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा. अब जो स्क्रीनिंग का काम कर रहा था वो तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के साथ जुड़ गया. अब जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो 2p6 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1. तो 2p6 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी है. क्यों, क्योंकि 2p6 स्टेबल है, नोबल गैस या इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होगा, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब जब तीसरा 2p5
जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और ज़्यादा बढ़ेगा मीन्स आपको और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो दैट्स वाई हियर रिटन IE1 इज़ लेस देन IE2, IE2 इज़ लेस देन IE3। मतलब ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये से ऑन बढ़ते जाता है। मतलब जितना ज़्यादा आप मतलब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट से और ज़्यादा लगा सेकेंड में, सेकेंड से और ज़्यादा लगेगा थर्ड में। कोई पूछेगा रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन था वो बहुत ही कम हो जाएगा और न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण से हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? इन कंपेयरिंग एनर्जीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल टू कंपेयर द एनर्जी फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ स्पेसिस विद द सेम चार्ज। हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए सेम चार्ज वाले 2-4 एलिमेंट हैं तो उसमें जो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी? ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या साइज ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट, द एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही 4 जो मेन फैक्टर्स है जिस कारण से ये जो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ वेरी करती है। यही रीजन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, the first ionization energy is a measure of the strength with which the nucleus holds the outermost electron, thus the magnitude of ionization energy depends। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ लीजिए ये क्या कह रहा है। जो हमारा IE1 होता है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, वो हमारा न्यूक्लियस के स्ट्रेंथ की वजह बताता है, कितना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो वैलेंस शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे न्यूक्लियस का कितना स्ट्रेंथ, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, वही जो मैग्नीट्यूड होगा, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। वही मेन रीजन, वहीं से हमें पता चलेगा कि आखिर किन किन रीजन्स के ऊपर में इलेक्ट्रॉन को निकालने के ऊपर में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the outer electrons. Thus, it would be more difficult to remove the outer shell electron from an atom with a higher effective nuclear charge. जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आप पूछोगे तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? भाई सीधा सीधी एक मतलब जनरल भाषा में समझाता हूँ, कैटायन समझ जाओ। जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, मतलब सोडियम प्लस, सोडियम 2 प्लस, सोडियम 3 प्लस, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियर से। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो न्यूक्लियस जो है बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो ज़्यादा है, अब वो अपनी तरफ खींचेगा, साइज उसका छोटा होगा, तो उसमें और अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वही रीज़न है यहाँ पे दिया गया है, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, greater is the electrostatic force of attraction exerted by the nucleus on the outer electrons. Thus, it would be more difficult to remove the outer shell electron from an atom with higher effective nuclear charge. दूसरा है size of atom. जितना ज़्यादा बड़ा साइज उतना कम amount of energy. मतलब greater is the size of an atom, more far is the outermost shell electron from the nucleus, and hence lesser will be the force of attraction exerted by the nucleus on the valence electron. Thus, with the increase of atomic size, it would be more and more easy to remove an electron from the outermost shell. कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा एटम का, तो वो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम लोग कहते हैं, लास्ट सेल वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो सिंस एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियर का जो उस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होना चाहिए एकदम ग्रेड में, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर में होता है, जिस कारण से वो उतना ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं होता न्यूक्लियर से। तो जो सबसे ज़्यादा दूर में है तो उसको निकालने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी और उसको ईजिली हम लोग
लास्ट इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लीजिए सीजियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 6s1, सिक्स्थ एनर्जी सेल में जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे न्यूक्लियर से जो उसका फोर्स है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो सिक्स्थ पीरियड में, और न्यूक्लियस आप जानते हैं फर्स्ट पीरियड के नज़दीक में होता है, राइट। तो ये न्यूक्लियस से जो सिक्स्थ पीरियड का इलेक्ट्रॉन है उसकी क्षमता मतलब अट्रैक्शन पावर जो बहुत ही कम होगा। ग्रेटर इज द साइज ऑफ एन एटम, more far is the outermost cell electron from the nucleus, and hence lesser will be the force of attraction exerted by the nucleus on the valence shell electron. Thus, with the increase of atomic size, it would be more and more easy to remove an electron from the outermost cell. समझ में आ गया बच्चों? अब चलिए इनका जो थर्ड फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं वो है शील्डिंग इफेक्ट। यही जो पर्दा का काम करता था, याद है ना, शील्डिंग इफेक्ट। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट working on the valence shell electron, smaller is the magnitude. Greater is the magnitude of shielding effect, जितना ज़्यादा बड़ा होगा shielding effect का magnitude उतना छोटा मतलब greater is the magnitude of shielding effect working on the valence shell electron, smaller is the magnitude of the force of attraction between the nucleus and valence shell electron, hence lower is the amount of energy to remove the valence shell electron। कहने का मतलब ये जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए फिफ्थ 5s1 है और फोर्थ p6 या फोर्थ ऑर्बिट है, तो फोर्थ ऑर्बिट जो शील्डिंग का काम कर रहा है, ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिफ्थ s1 के लिए 5s1 के लिए उतना कम होगा मैग्नीट्यूड, अगर हम कंपेयर करें 4p6 का और 5s1 का, तो 4p6 का ज़्यादा होगा क्योंकि वो शील्ड कर रहा है, उसका इफेक्टिव चार्ज जो है मतलब ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड होगा, शील्डिंग इफेक्ट का ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो फोर्स अट्रैक्शन होगा 5s1 का वो स्मॉल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस से वो बहुत ही ज़्यादा दूर में, तो सिर्फ बहुत ज़्यादा दूर में है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, राइट। अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा द एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, किस ऑर्बिटल में, अगर आपको कोई पूछेगा कौन से ऑर्बिटल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे s p d तो उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जीज लगेगी। जैसे एस ऑर्बिटल, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको एस ऑर्बिटल, क्यों एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत ही नज़दीक में होता है, आप सब देख लो 1s1 1s2 2s1 2s2, फिर आप थर्ड s1 जाओगे तो थर्ड ऑर्बिटल में सबसे पहला, और मतलब थर्ड ऑर्बिट का सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल। तो जो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा नज़दीक है उसमें से उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। So the extent of penetrations of valence electron, it has been found that the extent of penetrations of valence electron in a given principal energy level in the decreasing order. S is greater than P is greater than D is greater than F. This corresponds to the extent of binding of various electrons, and NS electron is the more tightly bound than any NP electron, which is in the turn in more tightly bound than any ND electrons, which is more tightly than NF electrons. बात समझ में आया? किसी भी पीरियड में या ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा ऑर्बिटल जो टाइटली बेंड होगा वो एस ऑर्बिटल, राइट। और इसके बाद जो लास्ट हमारा फैक्टर जो इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, वो है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, हाफ फिल्ड और completely filled orbitals are comparatively more stable and hence more energy is needed to remove an electron from such orbital. Thus, ionization energy of an atom having half-filled or completely filled atomic orbital in its electronic configuration is relatively higher than the expected normally from its position in the table. कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं जिनका जो ऑर्बिटल्स है, अगर वो हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि हुन्स ने कहा था हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड और कंप्लीट, जैसे np3 हो गया, जैसे नाइट्रोजन की बात कीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3, सातवां इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, मतलब हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल होगा। इसके इलेक्ट्रॉन 2p थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इन कंपैरिजन टू 2p4। 2p4 जो ऑक्सीजन का है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस दोनों में आपको कोई पूछेगा
किस एलिमेंट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन इज नॉट हाफ फिल्ड एंड नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड. सिंस नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड इट इज मोर स्टेबल, so that's why NP3 requires more ionization energy than NP4, right? Hence more energy is needed to remove an electron from such orbitals. Thus the ionization energy of an atom having half filled or completely filled atomic orbitals in its electronic configuration is relatively higher than the expected normally from its position in the periodic table. तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जितने भी हाफ फिल्ड वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट हैं उनका हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड दोनों, इसको याद रखना, हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड दोनों में से जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ओके, चलिए अब जाते हैं हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जीज का, पीरियड और ग्रुप में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। जब हम टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स गो ऑन डिक्रीजिंग, क्या होता है? घटने लगता है। क्यों घटेगा? कोई पूछेगा आपको वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, बिकॉज यू नो वेरी वेल on descending a group the size of the atom, the value of principal quantum number and the shielding effect causes by intervening electrons on the valence shell electron increases, which the result in decrease in ionization energy. कहने का मतलब जिस तरह से आप ग्रुप में नीचे आते जाओगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा, मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है वो बढ़ते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है लूजली होते जाएगा न्यूक्लियस से, तो वो लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली आप निकाल सकते हो, इसीलिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। द ग्रुप फर्स्ट ए मेटल हैव वेरी लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी as in expected since these elements have only one electron in their highest energy level. The first electron added to a principal energy level is easily removed. कह रहे हैं जितना भी हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाता है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द ग्रुप 2A एलिमेंट्स मतलब ग्रुप सेकेंड एलिमेंट जो है हमारा डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज इन मूविंग डाउन द ग्रुप बट आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दोज ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। अगर आपको कोई पूछे किस में ज़्यादा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 1A का ज़्यादा होगा कि 2A का ज़्यादा होगा, तो 2A का ज़्यादा होगा। फर्स्ट ए का इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि उसके लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ग्रुप 2A में जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द ग्रुप 2A एलिमेंट्स डिक्रीजेज इन मूविंग डाउन द ग्रुप, इसमें भी घटेगा, ऊपर से नीचे जाओगे टॉप टू बॉटम जाओगे तो इसमें भी एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, बट आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैव स्मॉलर साइज देन ग्रुप 1A एलिमेंट्स। उनका जो है ग्रुप 2A का जो एटॉमिक रेडियस होगा ग्रुप 1A से छोटा होगा, इसीलिए ग्रुप 2A में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। कहने का मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, पीरियड में इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी और ग्रुप में डिक्रीज होगा। समझ में आया? क्यों पीरियड में इंक्रीज होगा? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई स्मॉल होती जाएगा एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होते जाएगा, जिस कारण से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। दस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली देन दोज ऑफ प्रिसीडिंग अल्कली मेटल्स एंड द means of the same period. If I talk about lithium and beryllium, so beryllium will require more energy because the beryllium size will decrease. Moreover, since a pair of electrons in an s orbital is more stable than a single electron, more energy is required to remove an electron from the filled outermost s orbital. देखो s ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब s ऑर्बिटल क्या है? फुल फील्ड। वैसे 1s1 हाफ फील्ड हो गया, 1s2 फुल फील्ड हो गया, तो दोनों एक तरह से मतलब स्टेबल है, लेकिन लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है, अगर मान लो लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एटॉमिक साइज घटते जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि एस ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अ सिंगल electron, more energy is required to remove an electron from the filled outermost
s orbital of a group 2a elements than to remove the single electron from the half filled outermost s orbitals of the alkali metal. मतलब अल्कली मेटल से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये था हमारा ग्रुप का। अब आ जाइए वेरिएशन इन पीरियड। आप क्या बताते हो पीरियड में क्या होगा, बता सकते हो कुछ? पीरियड में जैसे मैंने बताया आपको, पीरियड में क्या होगा, और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ग्रुप में डिक्रीज़ करेगा, पीरियड में इंक्रीज़ करेगा। एक बार आप लोग इसको पढ़ो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन अ पीरियड। इन जनरल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस ड्यू टू द सक्सेसिव इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ये दो वर्ड आपको बहुत ही याद रखना है। कोई पूछेगा वाई इन अ पीरियड ionization energy increases, so you have to just give the reason. It is due to the successive increase in the nuclear charge and decrease in atomic size. Both effects are due to the fact that on moving across a period from one element to the other, electrons are being successively added to the same principal energy level while the nuclear charge is increasing. These electrons shield each other poorly from the increasing nuclear charge. As a result, there is an increase in the effective nuclear charge along the period. This causes a decrease in atomic radius and an increase in ionization energy along the period. However, there are certain elements which shows irregular terms. तो एक चीज़ आपको पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड हो रहे, जानते ही हम लोग कि ये पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शंस। जैसे हम लेफ्ट से राइट आगे बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, सेम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा क्योंकि एक ही पीरियड में हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे रेडियस छोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने। लेकिन कुछ एलिमेंट्स में ये इरेगुलर हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ बोरन और बेरिलियम की, बोरन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। बेरिलियम पहले आता है बोरन से। लेकिन अगर IE1 की बात करें हम कि बोरन का आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है या बेरिलियम का कम है, तो बोरन का कम है। क्यों? बोरन हैज़ लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑफ बेरिलियम। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इट हैज़ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। बोरन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, बेरिलियम का 1s2 2s2। तो 2p1 जो है आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है बोरन का, हेंस इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रिमूव अ p इलेक्ट्रॉन देन एन s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सिंस एन np ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन एन ns ऑर्बिटल। एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एनर्जी लेवल समझना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। S में से जब P में जाता है ना, उसके लिए और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन जब रिमूव करने की बात आती है तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो याद करो, मैंने S इलेक्ट्रॉन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिया तब वो P में गया। अब P लास्ट सेल जो है, मतलब P ऑर्बिटल का सिंगली इलेक्ट्रॉन है बोरन के अंदर में, तो लास्ट ऑर्बिटल का वो इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन, तो उसको रिमूव करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी नहीं इन कंपैरिजन टू द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? जैसे 2s और 2p कोई पूछेगा तो किस में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, P में, 2p में। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, S एनर्जी का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा P से ज़्यादा होगा, P का D से ज़्यादा होगा, D का F से ज़्यादा होगा, सबसे कम F में होगा मतलब। तो यहाँ पर 2s में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इन कंपैरिजन टू 2p। तो इसीलिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरन से ज़्यादा होता है। समझ में आया? अब आ जाइए हम लोग, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। वापस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4।
यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन दो द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन. You have to write the electronic configuration of nitrogen is 1s2 2s2 2p3 in which the 3p orbitals are occupied by one electron each. The additional electron in oxygen must enter in one dose of the p orbital. It will then encounter the repulsion and will therefore be less stable and easier to remove the oxygen atom. कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तो उसमें रिपल्सन नहीं होता. क्यों नहीं रिपल्सन होता? क्योंकि आप देख लोगे कि होता क्या है कि पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2p1 2p2 2p3, तो हर ओरिएंटेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन के लिए कोई है ही नहीं. लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करोगे तो ऑक्सीजन में क्या होगा, 2p4, मतलब 2px वाले में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो रिपल्सन ज़्यादा होने लगेगा. रिपल्सन ज़्यादा होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जिस कारण से ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होता है. सिमिलरली इन द थर्ड पीरियड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एज कंपेयर टू एल्युमिनियम एंड फॉस्फोरस एज कंपेयर टू सल्फर कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट. वही हो गया, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का ले लो, एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक नंबर 16. जैसे बेरिलियम और बोरन का लिया था, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, और जिस तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लिया, फॉस्फोरस और सल्फर. समझ में आ गया? तो ये था हमारा कंसेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का. लेकिन जनरल ट्रेंड्स में याद रखना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज, मतलब पहला आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगा. लेकिन जब आप बढ़ोगे पीरियड में तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर ट्रेंड्स करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ, क्या है केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ, क्या कोई बता सकता? एक्सेप्शंस, अपवाद. विषय जो है ना, ये केमिस्ट्री में ही बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं. आप फिजिक्स में देखोगे नहीं होता, मैथ्स में भी नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री में हर चैप्टर हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. एक्सेप्शंस मतलब अपवाद है, इसमें कुछ ना कुछ अपवाद है. अब जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चाहत. चाहत जानते हो? ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत रखना. हर इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चाहत रखता है. यस, आई वांट दिस, आई वांट दैट. तो उसी तरह एलिमेंट भी है भाई, एलिमेंट की भी कुछ ना कुछ चाहत होती है. तो ये चाहत जो है ना, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या है? ये उसकी चाहत है कि उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए. अगर वो गैसियस एटम में है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होके उसको एनायन कर. जैसे मान लो हम सब की क्या चाहत होती है, देखना जनरली पूछोगे बिजनेसमैन को कि आपकी चाहत क्या है, तो सब कहेगा मुझे अंबानी बनना है, राइट? तो वैसे ही एलिमेंट्स की चाहत पूछोगे ना कि भाई एलिमेंट्स आपकी चाहत क्या, व्हाट इज़ योर एफिनिटी, तो सब कहेगा भाई मेरे को इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन चाहिए. क्यों चाहिए? स्टेबल होना है. सो व्हाट इज़ दिस स्टेबिलिटी? तो कोई पूछेगा भाई जिस एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट, अगर उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन डाल दो, अगर वो इनर्ट गैस की तरह कन्फिग्रेशन शो कर दिया मतलब वो स्टेबल है. तो निकालने वाला था वो आयोनाइजेशन एनर्जी था. अब जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom to form an anion. The current convention is to assign a negative value when the energy is released and a positive value when an energy is absorbed. This is consistent with the thermodynamic convention. Thus, electron affinity for an atom Xg can be defined as the following process. Xg plus electron is equal to X minus plus energy released. और भाई साहब किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, याद रखना बच्चा, निकालने के लिए एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए तुमको एलिमेंट में से एनर्जी निकालना पड़ेगा. बात समझ में आई? नहीं आई? सुन, जैसे सोडियम को सोडियम प्लस करोगे ना, सोडियम को सोडियम प्लस जो करोगे तो सोडियम में तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी. ये एफिनिटी है, इसकी चाहत है इसके एक इलेक्ट्रॉन, तो चाहत के लिए तो कुछ भी करेगा, मतलब वो अपना एनर्जी रिलीज़ कर देगा, भाई मेरे साथ तू मिल जा.
जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड करना, हाँ इसमें भी याद रखना गैसियस एटम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था सोडियम में आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने क्या बताया था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी याद रखना, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पर किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, उसको एनायन करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। जैसे अब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो निगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्यों? जैसे देख लो यहाँ पे ये जैसे एक्स जी है और प्लस इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्स माइनस प्लस एनर्जी रिलीज, तो ये वैल्यू जो होगा तुम्हारा, ये वैल्यू एनर्जी रिलीज निगेटिव में होगा। लेकिन वापस एक्स माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे और x2 माइनस करोगे तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये प्लस में हो जाएगा। क्यों? द above process which depicts the addition of electron in a gaseous atom is an exothermic process। एक्सोथर्मिक का मतलब बाहर निकलना, एनर्जी बाहर निकलना, राइट। याद करो एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक पढ़ा होगा तुमने। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब बाहर निकलना, तो एक्सोथर्मिक, हीट इज इन्वॉल्व, इंडोथर्मिक, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर एनर्जी जब बाहर निकलता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी जब अंदर जाता है इंडो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सिंस द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज। नाउ द एडिशन ऑफ अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू यूनी नेगेटिव आयन इज यूजुअली इंडोथर्मिक। क्या कहा मैंने तुमको? मैंने कहा था तुमको कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज कर, लेकिन अब उसमें से तुमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भैया एनर्जी देना पड़ेगा। द अबव प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये जो एक यूनिवैलेंट जो निगेटिव चार्ज है दिख रहा है ना तुम्हें, ये एक माइनस चार्ज जो है, -1 चार्ज जो है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन ये यूनी नेगेटिव आयन में से वापस एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो वो इंडोथर्मिक। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायंस आर यूजुअली पॉजिटिव। अब एनायंस याद रखना, एस लग गया मतलब एक से ज़्यादा, तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ नेगेटिव आयन most overcome the repulsion due to the existing negative charge, hence the process is endothermic। कोई पूछेगा तुमको क्यों इंडोथर्मिक होता है, अब सीधा सीधी समझ ले। क्लोरीन है, क्लोरीन में तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, राइट, तो क्लोराइड आयन हो गया Cl माइनस आयन। अब वापस तुम क्लोराइड आयन में एक और इलेक्ट्रॉन, एक तो भाई क्लोरीन के पास 17 प्रोटीन थे, तुमने 17 प्रोटॉन थे तो उसको 18 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब 18 के बाद जो 19वां इलेक्ट्रॉन जो तुम दोगे तब तो भैया एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो और उसको करेगा पुश, भाई नहीं भाई तेरे पास भी नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास भी नेगेटिव, तू नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तो इसके लिए तुम्हें एनर्जी और एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसमें से एनर्जी निकालोगे नहीं, एनर्जी देना पड़ेगा, जिस कारण से इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। The addition of a second electron to a uni-negative ion is usually endothermic, so the electron affinities of anions are usually positive. This is because of the fact that the addition of an electron to a negative ion must overcome the repulsion due to the existing negative charge. Hence, the process is endothermic, that is, energy is absorbed. For example, with oxygen, the process involves the following two values in two states, the second of which is endothermic. याद रखना, जैसे देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं ना, O2 माइनस तक, याद करो। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मतलब लास्ट सेल में 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4 मतलब टोटल 8 उसका एटॉमिक नंबर है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन। उसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, मतलब 9th इलेक्ट्रॉन जो है ऐड किया, तो इसमें से तुमने एनर्जी को रिलीज़ किया -142 किलो जूल पर मोल। लेकिन वापस जब तुमने उसके अंदर दूसरा मतलब O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी। ये देख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड जो है वो 780 किलो जूल पर मोल, ये इंडोथर्मिक है, देख लो +780। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में ये दोनों रिएक्शन देख लो, ये पता चल जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -142 किलो जूल पर मोल, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +780 किलो जूल पर मोल। क्यों? क्योंकि ये यूनिवैलेंट नेगेटिव चार्ज जो था, एक नेगेटिव चार्ज जो था उसमें और तुमने एक नेगेटिव चार्ज जोड़ा तो O2 माइनस हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is an atomic property which gives us an idea of the tendency of the element
to accept the electron to form an anion. With the help of this property, the number of properties of the elements like oxidizing power, non-metallic character can be explained. It is a precise and quantitative term like ionization energy, but it is difficult to measure. It is also expressed in electron volt or kilojoule per mole. यहाँ पर कुछ टेबल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पता चलेगा आपको कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह कम है, किस तरह ज़्यादा है। इसके कुछ फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये देख लीजिए आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो जितने भी फैक्टर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही देखा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं, इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या वेरिएशन है ग्रुप में और पीरियड्स में। इन दोनों का मेरे ख्याल से आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा उसको कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।